अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं स्टूडेंट? माशाल्लाह से, बल्कि गुड मॉर्निंग भी कहूँगा क्योंकि ये हम क्लास सुबह में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सुबह 9 बज रहे होते हैं जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बहरहाल स्टूडेंट, कल हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, याद है ना? वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के अंदर मैंने आपको भी डिटेल से बताया था कि वैल्यूएशन बेसिकली किसकी कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल की। मैंने आपको अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल के दरमियान भी डिफरेंस भी बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये बताया। फिर मैंने बताया कि अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन का क्या मतलब है। आप कहते हो सर कितने स्टूडेंट टोटल, कितने आपके नंबर ऑफ कस्टमर है एंड ऑफ द ईयर? आपने बोला 40 कस्टमर मेरे ऐसे हैं जिनसे अभी मुझे पेमेंट लेनी है, राइट? मैंने सही है, 40 नंबर ऑफ कस्टमर निकाल लिए। हर कस्टमर से यकीनन डिफरेंट अमाउंट मुझे रिसीव करना था। मैंने हर कस्टमर का 1 से लेके 40 तक तमाम कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल का हम बैलेंस ले लिया और उन सबको सम कर दिया, तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ गए, राइट? 1,50,000 मेरे पास अमाउंट आ गया 40 कस्टमर का। तो सीधा सीधा सवाल यहाँ पे मैंने कल भी लास्ट टाइम भी पूछा था आपसे कि जब मुझे 40 कस्टमर की अकाउंट से की वैल्यू पता चल गई 1,50,000 है, तो मेरा क्या काम रह गया? वैल्यूएशन हो गई। मैंने यही बात की थी आपसे। आपने कहा यकीनन हमने आगे कहा था बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये तो मालूम कर लिया आपने कि 40 कस्टमर से मुझे 1,50,000 रुपए लेना है, जो इस साल के एंड तक नहीं मिला। कब मिलेगा? ऑफ कोर्स हमने कहा था नेक्स्ट ईयर में आपको जनवरी में, फरवरी में या मार्च तक मिल जाएगा, राइट? ओके, लेकिन साथ में बात ये भी हुई थी, हमने यह भी आपसे पूछा था, बताएं कभी ऐसा होता है कि या आप मुझे गारंटी देंगे कि 100% जो 1.5 लाख रुपए मुझे 40 कस्टमर से रिसीव करना है, क्या वो मुझे 100% मिल जाएगा? आप यकीनन कभी भी मुझसे इस बात की गारंटी मुझे नहीं देंगे, राइट? अगर आपको मैं एज अ रिकवरी ऑफिसर बना दूं अपनी कंपनी का और कहूं यार 40 कस्टमर हैं, इनसे 1.5 लाख रुपए रिसीव करके लाओ, जाओ निकल जाओ और जब लेकर आना फिर ही ऑफिस आना, अगर मैं इस तरह की बात करूं आपसे, तो क्या स्टूडेंट आप मुझे इस बात की गारंटी देंगे कि आप 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे रिसीव करके लाएंगे? कभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड में ये सिलसिला शुरू से मैंने कहा था चलता हुआ आ रहा है, अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा। यानी किस चीज का? चीटिंग का, फ्रॉड का, और इस तरह से पैसे डूबने का सिलसिला मुसलसल चलता ही रहेगा। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो पैसा हम अकाउंट सील का एंड पर जिसकी उम्मीद लगाते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें मिल जाएगा, वो कभी भी 100% नहीं मिलता। तो शुरू में हमने बताया था क्या होता था कि जब हम पूरे अमाउंट का एक बजट बना के चलते थे, तो बाद में जब कुछ पैसा डूबता था स्टूडेंट, तो फिर हमें बड़ी एक शॉकिंग होता था, हमें यकीनन एक हमारी लिए डिस्टर्बेंस होती थी, और हमने जो उस अमाउंट रिकवरी के अमाउंट की हमने एक बजट बनाया हुआ होता है कि हम इस पैसे से ये काम करेंगे, इस पैसे से ये काम करेंगे। तो जब हमें पूरी 100% कलेक्शन नहीं होती थी, तो यकीनन हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाता था। जब ये सिलसिला बहुत ज्यादा होने लगा, तो अकाउंट्स ने भी इसका एक सोल्यूशन दिया। मैंने बताया था सोल्यूशन ये नहीं दिया था कि आपको पैसे मिल जाएंगे, सोल्यूशन ये दिया था कि जब ये चीज होनी है, अब से लेके ताकि क़यामत होनी है, तो क्यों ना इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए, राइट? एक सिस्टम बनाया जाए, तो उस सिस्टम के तहत कम से कम हमें एक अचानक आने वाले डिजास्टर्स या अचानक आने वाली प्रॉब्लम से तो हम बच जाएंगे। क्या मैंने बताया था कि हम हमेशा साल के एंड पर जो अकाउंटेबल होते हैं, उनके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज या एक सर्टेन अमाउंट हम ये सोच के जाते हैं कि ये अमाउंट नहीं मिलेगा, ये अमाउंट हमारा डूब जाएगा। 10%, 5%, 2%, 1%, व्हाटएवर, जो आपको आपके बिजनेस के हिसाब से आपने इसको खुद डिसाइड करना है। मैंने बताया था अकाउंटिंग ने हमें एक मैकेनिज्म दे दिया, एक सिस्टम बना के दे दिया, बट उसके अंदर पैसा डूबने के लिए जो एस्टिमेट होना चाहिए, जो एक आपका तखमीना होना चाहिए, वो आप पे छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जाहिर सी बात है, आप बिजनेस शाह फैसल में भी बैठ के कर सकते हैं, आप बिजनेस डिफेंस में भी कर सकते हैं, क्लफ्टे में भी, राइट, मलीर में भी कर सकते हैं। हर जगह के लोग, हर जगह के कस्टमर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं, बात तो आप मानेंगे, राइट? ओके, एक बात। दूसरी बात कि आप शाह फैसल में जो है वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आपका दोस्त किसी और चीज का बिजनेस कर रहा है, और दोनों के कस्टमर भी अलग हो सकते हैं, राइट?
तो ये आप पे छोड़ दिया है कि आप अपने कस्टमर की नेचर को अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता होता है कि आपके जो कस्टमर्स का जो एक पूरा एक ग्रुप है कस्टमर का, उसमें किस तरह के लोग आपके साथ शामिल हैं। तो आप उनकी बेस पर अपना ये अमाउंट जो डूबने का, जिसके ऊपर डाउट होता है कि ये अमाउंट डूब जाएगा, आप परसेंटेज डिसाइड करते हैं। कुछ कंपनी बोलती है 10% हमें डूबने का शक है, हमारे पास 4-5 कस्टमर ऐसे हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं या करते हैं, तो हमने 10% डिसाइड कर लिया अपने अकाउंट से का डूब जाएगा। कोई बोलता है हमें 5% की उम्मीद है कि शायद डूब जाए, कोई बोलता है सिर्फ 1% ऐसा है, हमें एक आधी कस्टमर में डिस्टर्ब लगते हैं तो 1% हमें डूबने का शक है। तो स्टूडेंट, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट शेयर के ऊपर कितना अमाउंट आपको उम्मीद होती है कि ये अमाउंट डूब जाएगा। तो वो अमाउंट जिसको हम लोग ये सोचते हैं कि ये डूब जाएगा, नहीं मिल सकता है, डाउट में आएगा, उसको हमने बताया था, किस नाम से बताया था स्टूडेंट आपके लिए? उसका नाम था अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इसी को हमने कहा था स्टूडेंट, क्या कहा था? अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। इसी को हमने क्या कहा था स्टूडेंट? अलाउंस फॉर डाउटफुल। राइट स्टूडेंट? तो ये एक ही अकाउंट के 3 नाम है। कभी इसको बैड डेट्स भी कहा जाता है, कभी इसको अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल कहा जाता है, और कभी इसको अलाउंस फॉर डाउटफुल भी कहा जाता है। सही है स्टूडेंट? ये नाम तो आपकी समझ में आ गया कि अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। हम ये अमाउंट किस बेस पे निकालते हैं? बार बार बता चुका हूँ कि आप अपनी लोकेलिटी देखते हैं, अपने कस्टमर्स की नेचर को देखते हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि कितना कस्टमर का कितना अमाउंट जो है वो आपका अकाउंट से डूब सकता है। जो अमाउंट आपका डूबता है वो आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में डाल देते हैं। राइट? इसकी नेचर क्या बताई थी कल मैंने आप लोगों को? इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा करंट एसेट्स। कॉन्ट्रा करंट एसेट्स। क्यों कॉन्ट्रा एसेट्स? क्योंकि ये सिर्फ अप्लाई किया जाता है, किस पे अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट? ये लगाते हैं अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। राइट? और अकाउंट सी की नेचर क्या होती है आपको पता है? करंट एसेट्स। तो जो अकाउंट किसी अकाउंट के अपोजिट होते हैं, राइट? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर जितना ज्यादा अलाउंस ऑफ बैड डेट बढ़ेगा, अगर इसको हम ऐसे बना लें, 2 एरो बना लें हम यहाँ पे ऐसे, ये अकाउंट रिसीवेबल का एरो है और ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एरो है स्टूडेंट। राइट? तो सिलसिला ये होगा कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल यहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट, यहाँ एक अमाउंट होगा, और अलाउंस ऑफ बैड डेट यहाँ पे होगा, 0 पे होगा। राइट? और ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का। तो क्या होगा स्टूडेंट? अगर हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा, 10,000 का अगर हो जाएगा, लेकिन हमारे अकाउंट से कम होके 90 के हो जाएंगे। अगर हमारा अलाउंस ऑफ बैड डेट बढ़ के जो है स्टूडेंट 15,000 का हो जाए, राइट, तो हमारे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट से कितने हो जाएंगे? 85 के रह जाएंगे। अगर हमारा अलाउंस ऑफ बैड डेट बढ़ के 25,000 पे चला जाता है, तो हमारे अकाउंट से कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 75 पे चले जाएंगे। अगर हमारा अलाउंस ऑफ बैड डेट 30,000 पे चला जाता है स्टूडेंट, तो हमारे अकाउंट से कितने के रह जाते हैं? 70,000 की। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हमारा जो है अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होता रहता है, किसकी वजह से? हमारे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के बढ़ने की वजह से। जितना हमारा अलाउंस बढ़ता रहेगा, हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम होते रहेंगे। इस वजह से ये हमारा नेचर वाइज कौन सा अकाउंट है अकाउंटिंग में? अलाउंस ऑफ बैड डेट कॉन्ट्रा करंट एसेट्स, क्योंकि ये अकाउंट सील को हमेशा कम करता है, इसके अपोजिट चलता है। तो ये अकाउंट सील हमारा करंट एसेट्स है, तो इसका जो अपोजिट अकाउंट कहलाता है वो कहलाता है कॉन्ट्रा करंट एसेट्स। क्लियर है यहाँ पे बात? सिंपल आगे बात, कोई मुश्किल बात तो नहीं है स्टूडेंट?
जी स्टूडेंट, तो अब सवाल ये आता है कि जो अलाउंस ऑफ बाय डेट्स है, यकीनन मैंने ये बात तो कही कि आप अपनी लोकेलिटी को देख के करते हैं, लेकिन इसके अकाउंटिंग के पॉइंट से देखें तो इसका प्रॉपर कुछ मेथड होते हैं जिसकी बेस पे हम लोग ये अलाउंस ऑफ बाय डेट्स एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं। राइट स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे वो मेथड मेंशन कर रहा हूँ जिसके जरिए, या सिस्टम मेंशन कर रहा हूँ जिसके जरिए हम अपना ये अलाउंस ऑफ बाय डेट्स अपने हर साल का मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मेथड कह लें या इसको हम लोग अप्रोचेस भी कहते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं इसको स्टूडेंट, क्या कहते हैं और अप्रोचेस भी कहते हैं कि अप्रोच क्या है हमारे पास। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो पहली अप्रोच होती है अपने अलाउंस ऑफ बाय डेट्स को निकालने की, उसका नाम होता है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। राइट स्टूडेंट, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को जब हम यूज करते हैं, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को यूज करते हैं तो स्टूडेंट यकीनन हमें हर अप्रोच या हर मेथड के लिए अपना बाय डेट निकालने के लिए कोई बेस बनाना पड़ता है। नाम तो इसका इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, लेकिन इसके अंदर बेस किसके ऊपर बनाते हैं? देखिए ना, बेस का मतलब तो आप समझते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है। अगर हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन का मेथड है, राइट, सॉरी आपने डेप्रिसिएशन भी पढ़ा होगा, लेट्स सपोज कुछ लोगों ने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, अगर पढ़ा हुआ है इंटर का, तो क्या होता है कि डेप्रिसिएशन में एक मेथड लगाते हैं स्ट्रेट लाइन, राइट। या चले इसको छोड़े, अभी हमने मेथड एक सवाल पढ़ाया हुआ है आपको, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। हमारा ये था कि वैल्यूएशन निकालना, अपनी इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालना। अगर हम कहते हैं फीफो हमारा, तो फीफो हमारा एक बेस है, राइट। और फीफो में बेस क्या होता था कि हमेशा आपकी एंडिंग इन्वेंटरी लास्ट परचेजिंग से बचती थी। फीफो हमारा क्या बेस करता था कि एंडिंग इन्वेंटरी कहां से बचती थी? हमेशा लास्ट जो हमने परचेजिंग करी होती वहां से बचती थी। और लिको में वहां पर हमेशा एंडिंग यूनिट्स या एंडिंग स्टॉक जो बचता था हमेशा कहां से बचता है स्टूडेंट? हमेशा अर्ली वाले जो हमने स्टार्ट में खरीदे होते हैं परचेजिंग, उससे बचता है, याद है ना। तो हर चीज एक बेस पे चल रहा होता है। तो ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच या मेथड तो है, लेकिन इसके अंदर बेस क्या होती है? हम इस मेथड में, इस सिस्टम में अपना अलाउंस ऑफ बाय डेट्स किसके ऊपर बेस करके निकालेंगे, ये समझिए आप, राइट। तो सुनिएगा, तो हमारी जो बेस होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? नेट क्रेडिट सेल, राइट स्टूडेंट। थोड़ा मैं लिख दूं फिर इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट बड़े क्लियरली। दूसरी जो हमारे पास अप्रोच होती है स्टूडेंट, वो कहलाती है बैलेंस शीट अप्रोच। और जो तीसरी अप्रोच होती है उसे कहते हैं
जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास तीन तरह की अप्रोचेस या तीन तरह के मेथड, राइट स्टूडेंट। ये वो मेथड होते हैं जिसके जरिए हम अपना अलाउंस फॉर बैड डेट्स कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा तफसील से सुनिएगा ये मेथड कैसे वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि हम लोग बैड डेट निकालने के लिए पहला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। उस मेथड का नाम या उस अप्रोच का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, राइट स्टूडेंट। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, वहां पे लिखा हुआ है, ये इसके बेसिस हैं। याद रखिएगा ये हमारा बेस है कि हम जब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज करते हैं तो इसका बेस क्या होता है, जब हम बैलेंस शीट अप्रोच यूज करते हैं तो इसका बेस क्या होता है, और जब हम एजिंग ग्रुप मेथड यूज करेंगे तो उसका बेस क्या होगा। ये तीनों बेसिस हैं। तो कहता है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में कहता है कि हमारा जब भी बैड डेट कैलकुलेट करें और कंपनी ये डिसाइड करे कि हम लोगों ने अपना अलाउंस और बैड डेट जो है वो किस अप्रोच से निकालना है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से निकालना है, तो याद रखिएगा हमेशा आप क्वेश्चंस में भी, हमेशा आप क्वेश्चन में किस चीज के ऊपर नजर रखेंगे, आप अपने सवाल में जो चीज तलाश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी नेट क्रेडिट सेल। राइट स्टूडेंट, आपको अपने सवाल पे अपना बैड डेट निकालने के लिए अगर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है तो नेट क्रेडिट सेल की जरूरत पड़ेगी। राइट स्टूडेंट, ओके। अभी मैं आपको नेट क्रेडिट सेल्स बना के ही दिखाऊंगा कि कैसे निकाली जाती है। ये तो डन हो गया कि जब भी आपसे कहेगा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से काम करें तो वो आप समझ जाएं कि आपने अपना बैड डेट्स का जो रेट आपको गिवन होगा, आपको खुद से डिसाइड नहीं करना होगा। सवाल में हमेशा बैड डेट का रेट गिवन होगा, देखना ये होगा कि वो रेट हमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से अप्लाई करना है, बैलेंस शीट अप्रोच से अप्लाई करना है या एजिंग ग्रुप से अप्लाई करना है। ये सवाल में मेंशन होता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन याद रखनी है, प्रेजेंटेशन याद रखनी है, हर चीज सवाल में गिवन होगी। राइट, रेट भी गिवन होगा, आपका अप्रोचेस का नाम भी गिवन होगा। राइट, तो अगर उसने कहा है कि आपको 10% बैड डेट निकालना है स्टूडेंट, कौन सी अप्रोच से, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से, तो आप हमेशा सवाल में वो 10% किसके ऊपर लगाएंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे नेट क्रेडिट सेल पे। क्लियर हो गई है। तो कभी ये लिखा हुआ होगा कि 10% बैड डेट ऑफ नेट क्रेडिट सेल, तो आप समझ जाए किस अप्रोच की बात कर रहा है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की। या कभी ऐसा लिखा होगा कि 10% बैड डेट ऑन इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, तो आप समझ जाए आपको किस पे अप्लाई करना है, नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर। तो कभी वो आपका सिर्फ अप्रोच का नाम लेगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें सेल पे लगानी है। राइट स्टूडेंट, और कभी वो डायरेक्ट बोल देगा सेल पे लगानी है, तो आप समझ जाएगा किस अप्रोच की बात कर रहा है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। क्लियर स्टूडेंट, शाबाश। दूसरी अप्रोच जो है उसका नाम है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में जब बात करते हैं बैड डेट तो बेस किसको बनाता है, बेस बनाता है, बोलता है एंडिंग बैलेंस लो किसका, कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल का। अब यहां पे सवाल आता है कंट्रोल, और यहां पे अगर आप देखेंगे एजिंग ग्रुप में मैंने लिखा है एंडिंग बैलेंस ऑफ सब्सिडाइज लेजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। यहां पे भी अकाउंट शीट का बैलेंस पे लगाना है एंडिंग पे, यहां पे भी एंडिंग बैलेंस देना है अकाउंट शीट का, लेकिन दोनों में जो ग्रेट डिफरेंस है वो क्या है, यहां पे मैं कह रहा हूं कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल, यहां मैं कह रहा हूं सब्सिडाइज लेजर। इन दोनों का मैं आपको फर्क बताता हूं। यानी कि ये दोनों अप्रोचेस जो हैं बेसिकली दोनों अप्रोचेस अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर ही बैड डेट लगाते हैं। ये दोनों जो अप्रोचेस हैं ये अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर ही बैड डेट लगाते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है स्टूडेंट, फर्क मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट देखिएगा फर्क ये होता है कि अगर मेरे पास टोटल 1 से लेके 100 कस्टमर हैं, तो मेरे पास जब हर कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल में अलग ओपन करता हूं, ये कस्टमर ए है, ये कस्टमर किसका लेजर है, ये कस्टमर बी का, ये कस्टमर किसका है, ये कस्टमर है सी का, और ये आखिरी कस्टमर है मेरे पास, कौन सा आखिरी कस्टमर होगा, जेड। इसके दरमियान में जितने भी सब आ रहे होंगे यानी 26 सपोज कर लीजिएगा हमारे अल्फाबेट है, तो हमारे पास स्टूडेंट टोटल
जब हम हर कस्टमर का अलग अलग की अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग उसका लेजर बना के सिर्फ ए का काम ए के लेजर में ही दिखाएंगे, यानी कि ए के साथ जब सेल करेंगे डेबिट में दिखाएंगे, जब ए से पैसे लेंगे कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, हम सी को जब हम सेल करेंगे कहां दिखाएंगे, सी के लेजर में दिखाएंगे, हम जेड से जब पैसे लेंगे तो कहां में दिखाएंगे, जेड के लेजर में दिखाएंगे। बात समझ में आ गई है? यानी कि जब हम हर कस्टमर का सेपरेट की अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग की अकाउंट बनाते हैं और उसकी वर्किंग उसी के लेजर में दिखाते हैं, जब जिस कस्टमर के साथ हम सेल करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो जो काम भी हम किसी कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं उसके बाद उसकी एंट्री उसके लेजर में ही जाएगी बस। तो ये हर कस्टमर का जब अलग अलग की अकाउंट बनता है स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं सब्सिडायरी लेजर। कौन से लेजर? सब्सिडायरी लेजर कहलाते हैं स्टूडेंट, यानी कि हर कस्टमर का अलग अलग की अकाउंट। क्लियर है मेरी बात? शाबाश। लेकिन अगर आप स्टूडेंट एक मेजर टी अकाउंट बनाए, राइट, एक मेजर टी अकाउंट बनाए और इसका नाम रखें कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल। अब कंट्रोल का मतलब देखिए ना, आपने सुना होगा अक्सर कंपनीज में होता क्या है कि यार इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कंट्रोलर है, इस फैक्ट्री के कंट्रोलर है ना, राइट, या इस ऑफिस के कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर एक बाकायदा जॉब होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब हमारी है। तो क्या है, अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ का कंट्रोलर हूं, तो एक बात बताइएगा स्टूडेंट, अगर किसी भी बंदे या किसी भी उस जगह की चीज के बारे में अगर ऑनर को पूछना है, तो क्या वो इंडिविजुअल जाएगा सबके पास, ये डायरेक्ट कंट्रोलर को बुला के बोलेगा यार बताओ वो पीसी क्यों खराब हो गया, राइट, या वो बंदा रोज छुट्टी क्यों करता है? यकीनन ये किसका काम है? कंट्रोलर का काम है। यानी कि एक बंदा जब तमाम अपने अंडर में लोगों को कंट्रोल करता है वो कंट्रोलर कहलाता है। सही है जी स्टूडेंट? बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ अकाउंटिंग में होता यह है कि एक काम तो हम ये करते हैं कि तमाम कस्टमर के टी अकाउंट अलग अलग भी बनाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर कस्टमर का अलग की अकाउंट अलग लेजर बनाएंगे, राइट, ताकि उसकी डीलिंग उसी में ही रिकॉर्ड की जाए। लेकिन एंड पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक मेजर एक बड़ा टी अकाउंट बनाते हैं, साइज में बड़ा नहीं होता, साइज तो इनके सबके बराबर होते हैं, बड़ा साइज में कह रहा हूं कि एक ही लेजर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम कंट्रोल अकाउंट शिविर, और इस कंट्रोल अकाउंट शिविर में हमारे तमाम कस्टमर का बैलेंस आएगा। यानी कि आपका यहाँ पे किसका आएगा, ए का बैलेंस भी मिलेगा, आपको इसमें बी का भी बैलेंस मिलेगा, आपको इसमें सी का बैलेंस भी मिलेगा, आपको इसमें जेड का बैलेंस मिलेगा। यानी कि तमाम के तमाम जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर हैं उन सब के बैलेंसेस आपको एक ही लेजर में मिल जाएंगे, राइट स्टूडेंट? वो जो एक ही लेजर में जब मिल जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल। आगे मेरी बात समझ में, राइट? तो अब जरा आ जाइएगा वापस अप्रोच पे। मैंने दोनों लेजर आपको समझा दिए कि सब्सिडायरी लेजर क्या होते हैं और मैंने बता दिया कंट्रोल लेजर क्या होते हैं। क्लियर हो गया? तो अब सुनिएगा स्टूडेंट, अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बैलेंस शीट अप्रोच का नाम देंगे, जब वो बोले आपसे बैलेंस शीट अप्रोच पे काम करें, तो स्टूडेंट अब आपने अपने सब्सिडायरी लेजर को नहीं देखना, अब आपकी नजर जो होना चाहिए, आपका फोकस किस पे होना चाहिए? वो कहता है कि आपने अपने अकाउंट सिविल कंट्रोल का, जो कंट्रोल अकाउंट सिविल का लेजर है, राइट, उसका आप एंडिंग बैलेंस ले लें। जो आपका कंट्रोल अकाउंट सिविल का लेजर है, राइट स्टूडेंट, आप उसका क्या करें कि उसका एंडिंग बैलेंस ले लें। जो भी एंडिंग बैलेंस यहां पे निकलेगा स्टूडेंट, ये एंडिंग बैलेंस निकला कंट्रोल का, आपने इसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई कर देना है। सही है? ये परसेंटेज आपके सवाल में गिवन होगी। आपने सिर्फ एक अकाउंट शीट का एक बैलेंस लेना है कंट्रोल, जिसमें तमाम कंपनी के कस्टमर्स का बैलेंस आ गया, इसके ऊपर जो गिवन परसेंटेज होगी बैड डेट की आपने अप्लाई कर देना है, आपका बैड डेट आ गया। इनकम स्टेटमेंट में क्या कहा था? सेल निकालना है, सेल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना है, बैड डेट आ गया, राइट स्टूडेंट? और आप सुनिएगा थर्ड वन कहता है एजिंग ग्रुप मेथड। यहां पे मैंने क्या लिखा है? एंडिंग बैलेंस, राइट? यहां पे लिखा था मैंने एंडिंग बैलेंस, बट एंडिंग बैलेंस किसका? कंट्रोल अकाउंट शीट का। ये कहता है एंडिंग बैलेंस आपने किसका? सब्सिडायरी लेजर का ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि हर कस्टमर का आपने अलग अलग अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस लेना है, ए का अलग लेना है, बी का अलग लेना है, और उनको किस तरीके से लेना है? एज वाइज। एज वाइज क्या होता है?
वैसे तो मैं जब ये इंशाल्लाह मेथड पढ़ाऊंगा एजिंग ग्रुप बहुत डिटेल से बात करूंगा, बहुत डिटेल से इंशाल्लाह आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली बता दूं एज वाइज का मतलब यह है कि जब कंपनी एजिंग ग्रुप को फॉलो करती है, राइट, तो होता यह है कि फिर कस्टमर कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स की एज को देखती है कि एज कितना ओल्ड हो गया कस्टमर। ओल्ड मतलब देखिए ना, अगर मैंने कस्टमर को 30 डेज का प्रॉमिस के ऊपर उधार दे दिया और 30 डेज की जगह वो 60 डेज होगा उसकी पेमेंट नहीं आई है, या एक कस्टमर ऐसे उसके 90 डेज होगा उसकी पेमेंट नहीं आई है, बस वही आ रही स्टूडेंट, तो ये कहलाता है एज के हिसाब से हमने कस्टमर को कैटेगराइज करना है। हर एज के अंदर जितनी बड़ी एज होती जाएगी उसके ऊपर हम पहले तो हम काम ये करेंगे कि हर कस्टमर को एज में डिवाइड करेंगे, राइट, और फिर बहुत सारी जब एजेस आ जाएंगी, हर एजेस में किसी एज में हमारे पास 2 कस्टमर आ रहे होंगे, किसी एज में हमारे पास 5 कस्टमर आ रहे होंगे, किसी एज में हमारे 10 कस्टमर आ रहे होंगे, राइट, ओके, होता है ना स्टूडेंट। तो पहले तो हमने क्या करना है, अपने तमाम कस्टमर्स की एजिंग बनानी है, उनको एज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब एज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो हर एज के ऊपर अलग अलग बेड रेट लगाएंगे, हर एज के ऊपर अलग अलग बेड रेट लगाएंगे। यहां फर्क यह देखिए क्या है कि कंट्रोल बैलेंस शीट अप्रोच में हम एक अकाउंट शीट निकाल लें, यहां जितने भी लोग हैं 1 से लेकर Z तक जितने भी हैं उन सबका अकाउंट शीट निकाला, एक उनके ऊपर 1% लगाई, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। लेकिन यहाँ पे हम पहले एज बनाएंगे, एज हमारी 5 एजेस भी हो सकती हैं, हमारी 10 एजेस भी हो सकती है, ये हम पर डिपेंड करता है, राइट। फिर मैं कह रहा हूं जब समझाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले हम एजेस बनाएंगे, हम हर कस्टमर को उसकी एज में डालेंगे और फिर हर एज के ऊपर अलग अलग बेड रेट्स का रेट लगाएंगे, राइट, ये एजिंग ग्रुप है, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये 3 तरीके के हमारे मेथड या अप्रोचेस हैं जिनको इंशाल्लाह इस सवाल में हम डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लें इसको। चलिए स्टूडेंट, बात ज्यादा क्लियर हो गई है, समझ में आ गया, बेड रेट निकालने के 3 तरीके क्लियर हो गए आपको। अब स्टूडेंट आगे सुनिएगा, आगे क्या करते हैं हमारे सवाल में। कोई सी भी अप्रोच हो, जब हम सवाल करेंगे तो लेकिन हम सबसे पहले नजर रखेंगे किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से, बैलेंस शीट अप्रोच से या एजिंग ग्रुप से, राइट। स्टूडेंट कोई सी भी अप्रोच आए, लेकिन हमारे सवाल की चंद बेसिक एंट्रीज होती हैं, राइट। इंटर कॉमर्स वालों को तो आपको बिल्कुल एंट्रीज आपको नई नहीं लगेंगी, इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं, लेकिन 1-2 एंट्रीज बिल्कुल उनके लिए भी नहीं होंगी, राइट। बाकी स्टूडेंट ये जो बेसिक एंट्रीज मैं आपको यहाँ 6-7 करवा रहा हूं, ये आपकी फिक्स एंट्रीज हैं। आपका सवाल इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से आए, बैलेंस शीट अप्रोच से आए या एजिंग ग्रुप से आए, अगर ये आपके पास चंद एंट्रीज ट्रांजैक्शन आएंगी तो आपने इनकी यही एंट्रीज हर सवाल में बनानी है, राइट। सिर्फ बेड रेट निकालने का तरीका आपका अलग हो जाएगा, अलग अप्रोच से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो चंद बेसिक एंट्रीज हैं ये हर सवाल में कंपलसरी आती हैं, राइट स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे एंट्रीज करता जा रहा हूं, मेरे साथ कॉपी करें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए जी स्टूडेंट, अब मैं जनरल एंट्रीज बनाने जा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। आप लोग भी इस सेक्शन में एक एक एंट्री बनाता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा, राइट। सबसे पहले मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं कि मैंने कौन सी एंट्री बना ली है। नंबर फर्स्ट जनरल एंट्री बना रहा हूं स्टूडेंट, मैं एक एक एंट्री बना के मिटाता रहूंगा स्टूडेंट, आप कॉपी कर लीजिएगा फॉर। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो पहली एंट्री हम बना सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है कैश सेल। स्टूडेंट कैश सेल की एंट्री बहुत सिंपल, मैंने कहा ना जो इंटर कॉमर्स के हैं उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फौरन बना लेंगे। एंट्री बनेगी कैश डेबिट सेल क्रेडिट। To record sold merchandise on cash। चलेगा, एक एक बनाते रहिएगा, राइट स्टूडेंट।
और समझते रहिएगा, जब भी आप कैश पे सेल करेंगे स्टूडेंट, जब भी आपके सवाल में लिखा होगा कि हमने अपनी मर्चेंडाइज कैश पे सेल करी है, राइट, तो हमेशा ये एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। क्लियर कॉपी? राइट, ये नंबर 1 थी। नंबर 2 देखिएगा, क्रेडिट सेल। Account receivable debit and sale credit. Say student, with narration to record sold merchandise on credit. स्टूडेंट कॉपी करें अगली ट्रांजेक्शन जी। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है स्टूडेंट, कि जब भी आपके सवाल में क्रेडिट पे सेल की जाएगी, जब भी अपनी मर्चेंडाइज को हम क्रेडिट पे बेचेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा सवाल ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब क्रेडिट सेल होती है तो अकाउंट सेल ओपन होता है स्टूडेंट, राइट, ओके। तो इस वजह से क्रेडिट सेल आना तो बहुत लाजमी है। कैश सेल की ट्रांजेक्शन कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन क्रेडिट सेल के बगैर तो हमारा सवाल ही कंप्लीट नहीं होता। तो जब भी आपके सवाल में क्रेडिट सेल होगी, आप एंट्री बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में रखेंगे स्टूडेंट, और सेल क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। सही स्टूडेंट, क्लियर है? शाबाश। नंबर 3 ट्रांजैक्शन लिखिएगा स्टूडेंट, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। सही स्टूडेंट, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। एंट्री आप बनाइए इसकी, हमेशा क्या बनाएंगे स्टूडेंट, एंट्री आपकी होगी कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, राइट स्टूडेंट। ये डेबिट में आएगा और ये हमेशा क्रेडिट में आएगा। और नरेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू, जो मैं ये लिखता हूं यही बेसिकली नरेशन बन जाती है, टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आपका कस्टमर से, जब भी आपको कस्टमर से अब कैश कलेक्शन हो जाए, पैसा मिल जाए, तो हमेशा स्टूडेंट याली एंट्री बनाएंगे जिसमें कैश डेबिट होगा, अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा अकाउंट से पैसे मिल जाते हैं तो हमारा अकाउंट से बिल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और अकाउंट से की नेचर होती है असेट्स, और असेट जब डिक्रीज होते हैं तो कहां पर आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। और इसके अगेंस्ट जो कैश आता है, कैश भी हमारा असेट्स होता है, असेट्स बढ़ते हैं तो कहां पे आते हैं, डेबिट में आते हैं, राइट स्टूडेंट, लॉजिकली भी। कॉपी कर लें इसको। 4 देखिएगा स्टूडेंट, 4 ट्रांजैक्शन हमारे पास है स्टूडेंट, सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट की एंट्री बनाएंगे हम स्टूडेंट, सेल डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। To record sale discount to customer. Clear स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, ये एंट्री कब बनाएंगे,
जब आप सवाल में देखेंगे कि आपने अपने कस्टमर्स को उनको सेल पे डिस्काउंट दे दिया है, अलाउ कर दिया, सिंपल ये ट्रांजैक्शन लिखी होगी, सेल डिस्काउंट टू कस्टमर, सिंपल ये ट्रांजैक्शन होगी। तो जब भी आप अपने कस्टमर को सेल पे डिस्काउंट देंगे, हमेशा एंट्री क्या बनाएंगे स्टूडेंट, सेल डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, राइट। नरेशन ये लिख देंगे टू रिकॉर्ड सेल डिस्काउंट टू कस्टमर। क्लियर स्टूडेंट। नंबर 5, फाइव में नंबर लिखिएगा स्टूडेंट, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न स्टूडेंट, और सेल रिटर्न की एंटिटी क्या बनेगी स्टूडेंट, सेल रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। To record sale return from customer। नेक्स्ट वर्ड कॉपी करें। जी स्टूडेंट, ये सेल रिटर्न क्या होता है, यकीनन आप साइंस वाले थोड़े से कंफ्यूज ना होइएगा। यकीनन होता ही है कि जब हमारा कस्टमर, हम जब उसको क्रेडिट पे हमने सेल करी होती है, तो होता ही है कि बाज़ दफा कस्टमर को वो सेल हमारी मर्चेंडाइज पसंद नहीं आती हैं, या वो डिफेक्टिव होती हैं, या वो एक्सपायर होती हैं, या कोई भी ऐसी वजह जो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं। हमारा कस्टमर हमारी वो मर्चेंडाइज से सेटिस्फाई नहीं होता जो हमने उसको सेल करी होती है। अगर हमारा कस्टमर हमारी सेल वापस कर जाता है, ये कंपनी की पॉलिसीज होती है, कस्टमर को टाइम दिया जाता है कि अगर आपको 3 दिन तक ये बात समझ अच्छा ना लगे, माल पसंद ना आए, खराब निकले, कोई और मसला हो, तो 3 दिन के अंदर वापस कर दिएगा। अक्सर आपने देखा होगा, स्टूडेंट जाते होंगे आप मार्केट में, लिखा होता है कि 3 दिन में अपनी चीज को तब्दील करा सकते हैं या वापस कर सकते हैं। ऐसी बातें आपने अक्सर देखी होंगी, शॉप पे लिखी हुई होती हैं। तो बिल्कुल वही है कि अगर हमारा कस्टमर हमारी सेल को वापस कर जाता है, उसको पसंद नहीं आती है, जो भी रीजन हो, अगर सेल जब भी हमारी रिटर्न होगी तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, सेल रिटर्न डेबिट, राइट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बनाएंगे। समझ में स्टूडेंट, कॉपी करने जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट, नंबर 5 तक तो यहां तक हो गई क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट, रिटर्न ऑफ कस्टमर अकाउंट। इसकी एंट्री बनाएंगे स्टूडेंट आप, allowance for bad debts debit and account receivable credit। स्टूडेंट ये डेबिट में आ रहा है और ये क्रेडिट में आ रहा है। टू रिकॉर्ड कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ ड्यू टू वर्थलेस। स्टूडेंट समझिएगा, ये एंट्री, ये आपकी कॉमर्स वालों के लिए नई है एंट्री, सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, हमने एक बात तो आपको शुरू से सवाल में बताई कि देखिए हम बाकायदा जब साल का एंड आता है
तो हम बाकायदा डिसाइड करते हैं कि हमारे अकाउंट शीट के ऊपर इतना पैसा डूब जाएगा। वो तो हम सोच के जाते हैं, माइंड बना के जाते हैं कि इतना पैसा डूब जाएगा। सही है, होता है, बिल्कुल सही। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है, हम रेगुलर बेसिस पे चल रहे होते हैं और अचानक हमें कस्टमर्स के बारे में ये पता चलता है, कस्टमर के बारे में, कि वो अब अपनी पेमेंट नहीं कर सकता, राइट, वो डिफॉल्टर हो गया है, राइट, वो बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। समझते हैं ना, बैंकक्रप्ट होना, दिवालिया होना, वो बिल्कुल ही, अगर कोई खुद बिजनेसमैन था हमारा कस्टमर, वो लॉसेस में, उसका बिजनेस खत्म हो गया, या वो जॉब करता था तो जॉब चली गई है, हमें उसकी तरफ से ये बात कंफर्म हो गई कि यार अब उससे पैसा नहीं मिल सकता, राइट, वो है, मौजूद है, लेकिन हमें बात कंफर्म हो गई कि उससे अब पैसा नहीं मिल सकता। या दूसरे बात में ये कहेंगे, एक ऐसा कस्टमर जिसने हमसे कोई चीज परचेज करी थी, राइट, और वो उधार लेके बैठा हुआ था और वो कस्टमर अचानक गायब हो गया। वो किराए पे कहीं रहता था, सही है, गारंटी दी थी लोगों ने, लेकिन अचानक वो गायब हो गया और हमें उसकी कोई इत्तला नहीं है, राइट। बहरहाल ज्यादा ये होता है स्टूडेंट, हमारा कस्टमर मौजूद होता है लेकिन वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी अदायगी नहीं कर पाता, वो बिल्कुल एक्सक्यूज कर लेता है, कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है, राइट। तो जब आपको ये बात कंफर्म हो जाती है, आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मालूम करते हैं, हाँ यार वाकई इसके साथ ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल लॉसेज में चला गया है, नुकसान हो गया है, ये तो मतलब खुद कर्जों में डूब गया है, ये मेरी पेमेंट कहाँ से करेगा। जब हमें ये बात कंफर्म हो जाती है, हमें ये श्योरिटी मिल जाती है कि अब हमें अपने इस कस्टमर से पैसा नहीं मिल सकता, तो बेसिकली हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बजाय उस कस्टमर के ऊपर टाइम जाया करने के, राइट, टाइम जाया का मतलब है कि जब हमें पता है यार अब इससे पैसे नहीं मिल सकते हैं, राइट, ये बैंकक्रप्ट हो गया, तो फिर हम उसके पीछे हर वक्त बंदा भेजने की जरूरत नहीं है कि बंदा भेजें, उसका टाइम जाया हो, हम गाड़ी में उसको अपने बंदे को जो भेजें उसके ऊपर एक्सपेंस क्या क्या आएंगे कि वो बंदा जाएगा, उसका टाइम लगेगा, राइट, हो सकता है वो दोपहर में जाने के, बाहर जाने के, वो खाना भी मांगता हो हमारा बंदा, उसका खर्चा होगा, हो सकता है हम जिस गाड़ी पे बाइक पे भेजते हैं उसमें पेट्रोल भी हम डलवाते हैं, हम खर्चे करे चले जा रहे हैं, उसके बंदे के पीछे लगाया हुआ है, लेकिन हमें उसकी कोई रिकवरी नहीं होनी है। जब हमें कंफर्म हो जाता नहीं होती तो फिर उसको स्टॉप कर देते हैं। हम ऐसे कस्टमर के अकाउंट को अपने यहाँ क्या कर देते हैं स्टूडेंट, स्टॉप कर देते हैं कि यार बेकार है, इस पे काम करना, पैसे मिलने ही नहीं है। तो जब हम अपने कस्टमर की श्योरिटी के बाद कंफर्म हो जाते हैं इससे पैसे नहीं मिल सकते, तो हम ऐसे कस्टमर के अकाउंट को अपनी अकाउंटिंग में रिटर्न ऑफ कर देते हैं। कहीं पे राइट ऑफ भी लिखा होगा, कहीं पे रोट ऑफ भी लिखा होगा, ये सिर्फ स्पेलिंग है आपकी, ग्रामेटिकली आपकी, राइट, ग्रामेटिकली है बारह, लेकिन कभी रिटर्न ऑफ मिलेगा, कभी राइट ऑफ मिलेगा, कभी रोट ऑफ मिलेगा, सबका मतलब एक ही है स्टूडेंट। तो जब भी आपके सवाल में लिखा हो कि आपका कस्टमर राइट ऑफ कर दें, रिटर्न ऑफ कर दें, तो एंट्री क्या बनाएंगे स्टूडेंट, हमेशा आप बनाएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, जो बताया था, जो अलाउंस निकालते हैं, याद है ना, शुरू से बता रहा हूं, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये स्टूडेंट, टू रिकॉर्ड कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ, हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, क्यों, ड्यू टू वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब है नाकारा हो गया, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो इसको क्लोज करके बंद कर दो, साइड में कर दो, इसके ऊपर टाइम जाया करना बेकार है। क्लियर स्टूडेंट, कॉपी करें जल्दी से। अच्छा यार, ये बात तो समझ में आ गई रिटर्न ऑफ की स्टूडेंट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा, अब हम लिखते हैं नंबर 7 पे, रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कस्टमर अकाउंट। Account receivable debit, allowance for bad debts credit।
to record, reopen, return of customer account। और दूसरी एंट्री बनाएंगे इसमें कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। to record cash collection from return of customer। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है ये दो। इसका लिंक हम नंबर 6 से बनाएंगे स्टूडेंट। नंबर 6 जो हमने ट्रांजैक्शन बनाई है, देखिए नंबर 6 में हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट। नंबर 6 में पहले जरा से याद रखिएगा, नंबर 6 में मैंने बताया था कि कस्टमर वर्थलेस हो गया, नाकारा हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, मुझे अब उससे पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है, मैंने उसके अकाउंट्स को रिटर्न ऑफ मतलब क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया। मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट, अगर मैंने अपने किसी कस्टमर को तंग आकर फाइनली क्लोज कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है या अखलाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने उस कस्टमर को इन्फॉर्म कर दूं, राइट व्हाट्सएप कर दूं, राइट ईमेल कर दूं, मैसेज कर दूं, कॉल करके बता दूं कि भाई तुम्हारे अकाउंट को हमने अपने यहाँ क्लोज कर दिया, अब तुम टेंशन हमारी तरफ से ना लो। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आपको उस कस्टमर को बता देना चाहिए कि हम हमारी टेंशन ना लो, हमने अपनी किताबों में आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया। ऐसा करेंगे? नेवर, कभी नहीं करेंगे। आपने अपनी किताबों में तो क्लोज कर दिया उसको, लेकिन आप उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, राइट। आप फिर भी उसके ऊपर रेंडमली आप उसके ऊपर नजर रखेंगे, राइट, देखते रहेंगे। देखिए ना, अब अचानक क्या हुआ स्टूडेंट, वही बंदा जिसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था, आपको पता चला 1-2 महीने के बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन आई, कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया, यार मुझे तेरा कस्टमर था, उसके घर बड़े आजकल पिज्जा डिलीवरी बहुत हो रही है, यानी कि हर 2-4 दिन के बाद एकदम पिज्जा हट वाला, पिज्जा पॉइंट वाला, पिज्जा मैक्स वाला, कभी ये डिलीवरी वाली आ रही, ये डिलीवरी आ रही, कभी खाने का आ रहा है। ये यकीनन एक हमारे लिए एक शॉकिंग है कि यार उसकी तो हालत बुरी थी, ऑफ कोर्स वो हमारी पेमेंट नहीं कर पा रहा है। जब आपको पता चला कि यार उसके यहाँ तो ऐसा सिलसिला चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो यकीनन आप उसको दोबारा पकड़ सकते हैं। समझ गई बात, राइट। तो स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पे 2 सिनेरियो है, 2 कंडीशंस हैं। या तो आप उसके ऊपर नजर तो रखते हैं और जब आपको पता चलता है कि यार ये तो नॉर्मल हो गया है, इसकी लाइफ तो नॉर्मल हो गई है, वापिस अपनी डगर पे आ गया है, तो लेकिन आप इसके पीछे दोबारा लग जाते हैं कि यार आपकी माशाल्लाह रिकवरी हो गई है, आपका बिजनेस चल पड़ा या आपकी नौकरी लग गई है, लेकिन आप उससे दोबारा अपना पैसा निकलवा लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ शरीफ होते हैं, कुछ ज़मीर कहते हैं ना, जिनका ज़मीर जिंदा होता है, वो खुद ही आते हैं, जब वो इस काबिल हो जाते हैं, रीस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो वो खुद ही आके आपके पास आते हैं, कंपनी को बोलते हैं कि यार मेरा कुछ आपके ऊपर उधार था और मैं अपनी मजबूरी, अपनी बैंक करप्सी की वजह से, दिवाली से दे पाता, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मेरा कुछ पैसा आ गया है, तो मैं आज आपका उधार वापस करने आया हूँ। तो स्टूडेंट, चाहे आपको वो बंदा खुदा के पेमेंट करे या आप उसको क्या करें, कैप्चर करें, पता चले कि वो रिकवर हो गया है, इस काबिल है, वो पैसे दे सकता है। अगर आपको अपने उस कस्टमर जिसको आपने पीछे राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ कर दिया था, अगर आपको उस बंदे से पैसा मिले, उस पैसे से, उस कस्टमर से आपको रिकवरी हो जाए, कलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कस्टमर अकाउंट। जो पहले हमने पीछे कभी हमने किसी कस्टमर को रिटर्न ऑफ होने की वजह से रिटर्न ऑफ होने की वजह से क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था, आज हमें उससे रिकवरी होगी, राइट। तो स्टूडेंट, जब भी अगर आपको रिकवरी होगी अपने पिछले रिटर्न ऑफ कस्टमर से, तो हमेशा 2 एंट्रीज पास करेंगे, हमेशा 2 एंट्रीज बनाएंगे।
पहली एंट्री स्टूडेंट आप वेरी सिंपल, आपने जो रिटर्न ऑफ की एंट्री बनाई थी, गौर करें क्या बनाई थी नंबर 6 पे, अलाउंस फॉर बैड डेबिट अकाउंट से क्रेडिट बनाई थी ना। तो आप फौरन अगर रिकवरी हो जाए तो सबसे पहले तो आप इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, फौरन रिवर्स कर देंगे। देखिए रिवर्स कर दी मैंने, दोबारा अकाउंट से डेबिट कर दिया और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट कर दिया। राइट स्टूडेंट, नरेशन में लिख दिया टू रिकॉर्ड रीओपन कस्टमर रिटर्न ऑफ कस्टमर अकाउंट। क्लियर है? अब हमें उससे पैसे मिल गए स्टूडेंट, अब हमें उससे पैसे मिल गए। पहले उसके अकाउंट को रीओपन किया, अब जब उसने मुझे पैसे दिए तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, गौर कीजिएगा, मैंने कैश रिसीव किया, कैश की कलेक्शन की एंट्री कर ली, कैश डेबिट अकाउंट से। देखिए ये अकाउंट से जो क्रेडिट किया ये यही वाला किया है, सही है जी। ये जो अकाउंट से मैंने क्रेडिट किया कौन सा, पहले मैंने रीओपन किया डेबिट में, क्योंकि नंबर 6 में मैंने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब अगर मुझे पैसे मिलने हैं तो उस पैसे का सोर्स तो दिखाऊं, मैं मेरे पास जो कैश आ रहा है उसका सोर्स तो दिखाऊं कि कैश कहां से आ रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट पहले मुझे उसके अकाउंट को दोबारा रीओपन करना पड़ा, राइट, डेबिट में, फिर पैसा लेके कैश लेके इस अकाउंट को दोबारा क्लोज कर दिया। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम रिटर्न ऑफ कस्टमर। तो जब भी स्टूडेंट हमारे कस्टमर की रिकवरी हो, जब भी हमें उस कस्टमर से पैसा मिले जिसको हमने पहले कभी रिटर्न ऑफ कर दिया था, तो आप हमेशा रिकवरी में 2 एंट्रीज बनाया करें। राइट स्टूडेंट, कॉपी करें। जी स्टूडेंट, क्लियर है बात? स्टूडेंट आज ये बेसिक एंट्रीज मैंने ये 7 करवा दी हैं, और एक और भी आएगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से जब आएगी तो मैं करवा दूंगा। लेकिन ये बेसिक एंट्रीज आपकी हर दफा आती है, हर वक्त आती है, हर क्वेश्चन में आती है, तो इनको अच्छी तरह से समझ लिएगा, कर लिएगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर तरीके से अभी क्वेश्चन करवाता हूँ 5 इयर्स का। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे काम करेंगे, जब उस पर अच्छी तरह कमांड आ जाएगी तो फिर बैलेंस शीट अप्रोच पे, फिर एजिंग ग्रुप पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टूडेंट क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकायदा क्वेश्चन करेंगे इनकम स्टेटमेंट का। जब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़, टेक केयर।